मूवी की शुरुआत होती है एक बुजुर्ग आदमी और उसके पोते से जो एक नीली साइकिल खरीदने निकलते हैं। अब वे दुकान पर पहुंचते हैं तो दुकानदार कहता है कि नीली साइकिल तो फिलहाल खत्म हो गई है, उसके पास सिर्फ लाल रंग बचा है। लेकिन वो वादा करता है कि अगर वो कल वापस आएंगे तो उसके लिए नीली साइकिल तैयार रहेगी। पर असली खेल यहीं से शुरू होता है। जैसे ही बुजुर्ग और उसका पोता दुकान से निकलते हैं, दुकानदार फोन उठाता है और अपने गिरोह से कहता है कि उसे कल तक एक नीली साइकिल चाहिए, चाहे जहां से लाओ। अब अगली सुबह एक स्कूल यार्ड से एक लड़की की प्यारी नीली साइकिल चोरी हो जाती है। उस लड़की का नाम है मैथिल्डा, लेकिन अब उसकी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी क्योंकि उसकी सबसे प्यारी साइकिल गायब हो चुकी थी। ऊपर से उसकी माँ की गाड़ी भी खराब हो गई थी जिस पर वो अक्सर स्कूल जाती थी। वहीं उसकी माँ ने मदद के लिए अपने पति मार्कस को फोन लगाया। मार्कस जो आर्मी से अफगानिस्तान की सर्विस पूरी करके लौटा था, लेकिन अभी उसे और 3 महीने की ट्रेनिंग में फंसा रहना था, यानी इस बार भी कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। बेचारी मैथिल्डा और उसकी माँ के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। उस सुबह उन्होंने तय किया कि वे ट्रेन से स्कूल जाएंगी और दोनों साथ निकल पड़ी। इसी बीच मूवी में दो और लोग सामने आते हैं, ओटो और लियोनार्ड। ये दोनों एक कंपनी में मार्केटिंग का काम करते थे, लेकिन सच कहा जाए तो ये अपने काम में पूरी तरह नाकाम थे। अपनी टारगेट्स को पूरा करने में हर बार फिसड्डी साबित होते थे। आखिरकार ओटो और लियोनार्ड अपने काम से निकाल दिए जाते हैं। वहीं उनके लिए ये दिन बेहद भारी साबित होता है। अब ओटो थका हुआ घर लौटने के लिए ट्रेन में चढ़ता है, लेकिन सफर के दौरान कुछ अजीब सी बातें उसकी नजर में आती हैं। एक आदमी बिल्कुल सही सलामत खाना उठाकर बाहर फेंक रहा था जैसे उसकी कोई कीमत ही न हो, और वहीं एक दूसरा आदमी था जिसके पूरे बदन पर टैटू बने हुए थे। कुछ ही देर बाद उसी ट्रेन में मैथिल्डा और उसकी माँ भी चढ़ती हैं। ओट्टो एक शरीफ इंसान की तरह नोटिस करता है कि मैथिल्डा की माँ के पास बैठने की जगह नहीं है, तो वो अपनी सीट छोड़ देता है और उसे बैठा देता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन वहीं किस्मत ने एक और खेल रच रखा था। अचानक जोरदार धमाका होता है और पूरी ट्रेन तहस नहस हो जाती है। इस हादसे में मैथिल्डा की माँ समेत उसके आसपास बैठे सब लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। ओट्टो किसी तरह बच निकलता है, उसे हल्की चोटें आती हैं लेकिन जान बच जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलने लगता है, उसकी नज़र मैथिल्डा पर पड़ती है जो सदमे और गम से पत्थर की तरह खड़ी होती है। इसी बीच दूसरी तरफ सेना के बेस पर मार्कस को उसके अफसर से दिल दहला देने वाली खबर मिलती है कि उसकी बीवी उस ट्रेन हादसे में मारी गई है। मार्कस को तुरंत छुट्टी पर भेजा जाता है। वो घर लौटता है अपनी बेटी मैथिल्डा के पास। वहीं मार्कस अंदर ही अंदर खुद को दोषी मान रहा है कि वो ड्यूटी में फंसा रहा और अपने परिवार को बचा नहीं सका। अपनी पत्नी को आखिरी बार देखने के लिए मार्कस अस्पताल पहुंचता है, जहां डॉक्टर उसे चेतावनी देता है कि इस हालत में पहचान करना उसके दिलो दिमाग को तोड़ देगा। लेकिन मार्कस जिद करता है, वो अपनी बीवी का चेहरा आखिरी बार देखना चाहता है। इधर ओटो अपने घर पर बैठा टीवी पर ट्रेन हादसे की खबर देख रहा होता है। तभी न्यूज में एक नाम सुनकर वो चौंक जाता है, क्योंकि मरने वालों में से एक नाम था एक कुख्यात गैंगस्टर का जो जल्द ही अदालत में गवाही देने वाला था। और उस गवाही से कुख्यात मोटरसाइकिल गैंग राइडर्स ऑफ जस्टिस का असली सरगना बेनकाब हो सकता था। ओट्टो का दिमाग तेजी से घूमने लगता है, क्या ये हादसा वाकई हादसा था या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। ओट्टो के दिमाग में अब शक और यकीन की जंग छिड़ चुकी थी। वो मान चुका था कि ये कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और टारगेट था वही गैंगस्टर जो ट्रेन में मारा गया था। वो पुलिस को सब बताता है, लेकिन वहां उसे सिरफिरा समझकर भगा दिया जाता है। अब ओट्टो अकेला नहीं था, उसके साथ था उसका दोस्त लियोनार्ड जो कंप्यूटर और हैकिंग में उस्ताद था। ओट्टो ने साफ कहा कि जिसने ब्लास्ट किया वो शख्स ट्रेन रुकने से पहले ही उतर गया था, और अब उसी को पकड़ना होगा, तभी सच सामने आएगा। दूसरी तरफ मार्कस और उसकी बेटी माथिल्डा का दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। माँ की मौत के बाद घर जैसे सूना हो गया था। मार्कस अपने जज्बात दबाए बैठा था, लेकिन ये खामोशी माथिल्डा के लिए और भी भारी हो रही थी। बाप बेटी के बीच दूरी और गहरी होती जा रही थी। इसी बीच ओटो और लियोनार्ड अचानक मार्कस के घर पहुंच गए। मार्कस हैरान रह गया कि ये लोग कैसे ढूंढ निकाले उनको। तो ओटो मुस्कुराते हुए बोला, लियोनार्ड की हैकिंग स्किल्स का कमाल की है, और हाँ, हमें ये भी पता है कि तुम स्पेशल फोर्सेस में रही हो, अब छुपाओ मत, सच सुनो। ओट्टो ने सारी कहानी खोल दी कि ट्रेन हादसा महज हादसा नहीं था, बल्कि राइडर्स ऑफ जस्टिस गैंग से जुड़ा एक मर्डर प्लान था। और अब वो चाहते थे कि मार्कस उनके साथ मिलकर इस साजिश की तह तक पहुंचे। मार्कस ने बिना देर लगाए हामी भर दी और सबको अपने पुराने वेयरहाउस ले गया। वहां ओट्टो ने ब्लास्ट वाले दिन देखे गए शकी आदमी का पूरी डिटेल दी। साथ ही उसका यकीन था कि वही मास्टरमाइंड था जिसने सबको मारने के लिए ट्रेन उड़ाई और फिर आराम से उतरकर भाग निकला। ओट्टो ने साफ कह दिया कि हादसे का निशाना कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक बड़ा गैंगस्टर बॉस था, राइडर्स ऑफ जस्टिस का बड़ा सरगना। और ये सुनते ही तो मार्कस का खून खौल उठा।
अब वो मान चुका था कि उसकी बीवी की मौत किस्मत का खेल नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। मार्कस ने गुस्से में ओटो और लियोनार्ड पर दबाव डाला कि जल्दी से जल्दी उस आदमी की पहचान करो वरना ये इंतजार उसे पागल कर देगा। अब सबके पास बस एक धुंधली सी सीसीटीवी तस्वीर थी, नाम नहीं, चेहरा साफ नहीं और कोई सुराग नहीं। लेकिन ओटो और लियोनार्ड ने ठान लिया कि सच्चाई निकाल कर रहेंगे। दोनों अपने टेक्नोलॉजी के उस्ताद दोस्त ईमन टेलर के पास पहुंच गए जो चेहरे पहचानने वाले सॉफ्टवेयर का मास्टर था। हालांकि उन्होंने तस्वीर उसके सिस्टम में डाली लेकिन रिजल्ट खाली आया क्योंकि सॉफ्टवेयर कोई मैच ही नहीं दे रहा था। लियोनार्ड बेचैन हो गया। उसने कहा प्रोग्राम की एक्यूरेसी 99% से घटाकर 95% कर दो, तभी कुछ रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ईमन ने मना किया, बोला ऐसा करने से गलत लोग भी रिजल्ट में आ सकते हैं। लेकिन लियोनार्ड ने जिद करी और आखिरकार ईमन ने उसकी बात मान ली और अब यही खेल पलट गया। तस्वीर का मिलान हुआ और सच सामने आया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि राइडर्स ऑफ जस्टिस गैंग के बॉस का छोटा भाई था। अब ओटो और उसके दोस्तों का यकीन और भी पक्का हो गया कि ट्रेन ब्लास्ट किसी गैंगवार का हिस्सा था। उधर मार्कस घर पर अपनी पर्सनल जिंदगी से भी जूझ रहा था क्योंकि देर रात माथिल्दा जब घर लौटी तो पता चला वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। मार्कस गुस्से में भड़क गया। उसने लड़की को घर के अंदर भेजा और उसके बॉयफ्रेंड सीरियस को बीच दरवाजे पर थप्पड़ जड़ दिया। माथिल्दा गुस्से से फट पड़ी और बाप पर बरस गई। वहीं वो नाराज होकर अंदर चली गई और मार्कस के पास बस देखता रह गया। अगले दिन सुबह उसने बेटी से कहा कि शाम को अपने बॉयफ्रेंड को घर बुला लाना ताकि वो उससे माफी मांग सके। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और ओटो अपनी पूरी टीम के साथ मार्कस के घर पहुंच गया। ओटो और उसकी टीम ने मार्कस को साफ साफ पहचान बता दी कि ट्रेन ब्लास्ट के पीछे कौन आदमी था और अब चारों बिना वक्त गंवाए उस शख्स के घर पहुंच गए और दरवाजा खुलते ही मार्कस ने बिना घुमाए फिराए सीधे सवाल दागे कि ट्रेन हादसे के पीछे तू ही है न। लेकिन वो आदमी जवाब देने के बजाय जेब से पिस्तौल निकाल लेता है और सबको धमकी देता है कि पीछे हटो वरना जान से जाओगे। टीम घबराई हुई थी और जैसे ही वो सब कार की तरफ बढ़ने लगे अचानक मार्कस ने पलटकर उस शख्स की गर्दन तोड़ दी और उसे वहीं मार डाला। ओटो और उसकी टीम ये देख दंग रह गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मार्कस इतना बेरहम होगा। लियोनार्ड तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने कहा कि मार्कस के फिंगरप्रिंट्स पुलिस तक पहुंच सकते हैं और सब फंस जाएंगे। वो दौड़कर डिटर्जेंट ले आया ताकि सबूत मिटा सके। इस बीच ईमन जो अंदर तक गैंगस्टर्स से नफरत करता था वो खुद को रोक नहीं पाया और उस मरे हुए आदमी के शरीर पर लातें बरसाने लगा। लियोनार्ड ने उसे रोका और सबको कार में बैठने का हुक्म दिया जबकि खुद अंदर सफाई करने चले गया। लेकिन सफाई करते वक्त लियोनार्ड की निगाह आदमी पर गई जिसे बंधक बनाकर रखा गया था। वो घबराकर भागा और किसी से कुछ कहे बिना सीधे कार की ओर दौड़ा। सबको लेकर वहां से निकल गया। उसी रात माथिल्दा अपने बॉयफ्रेंड सीरियस को डिनर पर लेकर आई और खाने की मेज पर माहौल बहुत सीरियस था। माथिल्दा ने मार्कस से कहा कि उन्हें किसी दिमाग के डॉक्टर से मिलना चाहिए क्योंकि उनकी अकड़ और गुस्सा दिन ब दिन बढ़ रहा है। लेकिन मार्कस ने गुस्से में साफ इनकार कर दिया क्योंकि उसे लगता था उसे किसी डॉक्टर की नहीं बल्कि बदले की जरूरत है। खाना खत्म होते ही मार्कस न्यूज देखने बैठा जहां राइडर्स ऑफ जस्टिस की दरिंदगी दिख रही थी। वो लोग अब भी खुलेआम लोगों की हत्याएं कर रहे थे और कोई उन्हें रोक नहीं रहा था। ये देखकर मार्कस का खून खौल उठा। उसने मन ही मन कसम खाई कि अब एक एक करके गैंग के हर एक आदमी को खत्म करेगा। अगले दिन मार्कस ने ओटो और उसकी टीम को बुलाया और हुक्म दिया कि उनके पास जितना भी डेटा है राइडर्स ऑफ जस्टिस के खिलाफ सब लेकर आओ, अब वक्त है शिकार शुरू करने का। ईमन तो इस काम के लिए पहले से ही उतावला था लेकिन ओटो का मन डगमगा रहा था। उसे लगा ये पूरा मिशन अब कत्लेआम में बदल जाएगा। लेकिन मार्कस ने उसे कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उसने साफ कर दिया कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं और ओटो को भी मजबूरी में मानना पड़ा। सब तय करके वो लोग ईमन के घर चल दिए ताकि गैंगस्टर्स की पूरी लिस्ट और जानकारी निकाल सके। लेकिन जैसे ही वो निकलने वाले थे माथिल्दा अचानक घर आ गई। ओटो डर से सहम गया और छिप गया। उसे लगता था कि अगर माथिल्दा की नज़र उस पर पड़ी तो वो नाराज हो जाएगी क्योंकि दिल के अंदर वो हमेशा ये बोझ रख रहा था कि ट्रेन में अपनी सीट छोड़कर उसने अनजाने में उसकी माँ की मौत का रास्ता बनाया था। माथिल्दा ने अचानक ओटो को छिपते हुए देख लिया और हैरान होकर पूछ बैठी कि ये सब क्या चल रहा है। लियोनार्ड और ईमन ने फौरन चालाकी दिखाई और बहाना बना दिया कि वो दोनों असल में साइकेट्रिस्ट हैं जिन्हें उसके पापा ने बुलाया है और ओटो बस उनका दोस्त है जो साथ चला आया है। माथिल्दा ये सुनकर बेहद खुश हो गई। उसे लगा आखिरकार उसके पापा मदद लेने को तैयार हो गए हैं। इधर दूसरी तरफ राइडर्स ऑफ जस्टिस के सरगना ने उस बंधक बने लड़के बशका को पूछताछ के लिए उठाया और वही गैंग लीडर आग बबूला था। उसने धमकी दी कि अगर सच नहीं बताया तो उसकी जान ले लेगा। डर के मारे बशका ने कह दिया कि जिन लोगों ने उसके भाई को मारा वो बार बार ईमन का नाम ले रहे थे। उधर मार्कस और उसकी टीम अपने पुराने वेयरहाउस में जुटी हुई थी।
उन्होंने फैसला किया कि गैंग की खोजबीन यहीं से की जाए ताकि माथिल्दा को शक न हो। लेकिन दिक्कत ये थी कि वहाँ का कंप्यूटर पुराने जमाने का था और हैकिंग के लायक नहीं था। ईमन ने सुझाव दिया कि उसके घर चलकर सिस्टम ले आओ, तभी सही से काम हो पाएगा। तीनों ईमन के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बाहर राइडर्स ऑफ जस्टिस के गुंडे पहरा दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की, गैंगस्टर्स ने हमला कर दिया। लेकिन मार्कस अपनी स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग के साथ उनका मुकाबला करता है और वहीं पलक झपकते ही दुश्मनों को ढेर कर देता है। लड़ाई के बाद जब उन्होंने कार चेक की तो बशका वहां बंधा पड़ा मिला। उन्होंने उसे आज़ाद कराया और साथ ले आए। मार्कस ने सबको हुक्म दिया कि अब से सब उसके घर में ही रहेंगे क्योंकि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। अब अगले ही दिन मार्कस ने सबको अपने स्टाइल में ट्रेनिंग दी, हथियार चलाना सिखाया, वहीं गोलियां कैसे चलानी है और कैसे छिपकर वार करना है। ये सब उसने एक एक करके सिखाया ताकि अगली बार गैंगस्टर्स का हमला हो तो कोई कमजोर न पड़े। राइडर्स ऑफ जस्टिस का मुखिया अब चौकन्ना हो चुका था क्योंकि उसे भनक लग गई थी कि ओटो और उसकी टीम उसके पीछे लगी हुई है। अब उसने अपने गुंडों को हुक्म दिया कि इन सबको खोज निकालो और खत्म कर दो। उस रात ओटो और माथिल्दा साथ बैठे शतरंज खेल रहे थे क्योंकि दोनों के बीच अब अच्छा रिश्ता बन चुका था। माथिल्दा ने तो ओटो के साथ तस्वीर भी खिंचवाई और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। उसे क्या पता था कि यही छोटी सी गलती आगे कितना बड़ा तूफान खड़ा कर देगी। उधर मार्कस और ईमन ने गैंगस्टर का फोन हैक करने में कामयाबी पा ली। उन्होंने पता लगा लिया कि राइडर्स ऑफ जस्टिस के कुछ सदस्य एक बार में मिलने वाले हैं। अगले ही सीन में मार्कस और उसकी टीम बार के बाहर घात लगाए बैठे थे। जैसे ही गैंगस्टर्स वहां से निकले, मार्कस ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन पर हमला बोल दिया। गोलियों की बौछार हुई। ईमन ने भी कोशिश की, लेकिन जब एक आदमी उसके सामने बचा रह गया तो वो हिम्मत नहीं जुटा पाया उसे खत्म करने की। हिम्मत उसके हाथों में नहीं थी तो मार्कस ने ही कदम बढ़ाया और उसे वहीं मार गिराया। अगले दिन राइडर्स ऑफ जस्टिस रीग्रुप हो रहे थे, तभी गैंग के एक सदस्य की बेटी ने सोशल मीडिया पर वो तस्वीर देख ली जिसमें ओटो माथिल्दा के साथ था। असल में वो तस्वीर सीरियस ने अपलोड की थी और लड़की का स्कूल भी सीरियस वाला ही था। अब गैंग तक ओटो का नाम और चेहरा पहुंच चुका था। इसी बीच लियोनार्ड ने बशका से बातचीत शुरू की। उसने पूछा कि राइडर्स ऑफ जस्टिस ने उसे क्यों बंधक बनाया था। बशका ने दिल दहलाने वाली सच्चाई बताई कि उसकी मां ने ही उसे गैंग को बेच दिया था ताकि वो उनके लिए गिगोलो बनकर काम करे। लियोनार्ड ने फिर पूछा कि क्या बशका को ट्रेन हादसे के बारे में कुछ पता है। बशका ने कहा कि पूरा डेनमार्क उस हादसे के बारे में जानता है, लेकिन जिस दिन ट्रेन उड़ी वो तो जर्मनी में था और उसी शख्स के साथ जिसे उन्होंने दोषी माना था। लियोनार्ड के होश उड़ गए। उसने तुरंत कंप्यूटर पर दोबारा चेक किया और सच सामने आया। पूरी टीम अब तक गलत आदमी का पीछा कर रही थी। ट्रेन हादसे का राइडर्स ऑफ जस्टिस से कोई लेना देना ही नहीं था। ये तो बस एक इत्तेफाक था। जब ये खबर मार्कस को दी गई तो उसका दिल टूट गया। जिस बदले की आग में वो जल रहा था वो आग अब राख में बदल गई थी। उसके गुस्से और दर्द की कोई दिशा ही नहीं बची थी। मार्कस को जब ये सच्चाई पता चली कि उसने गलत इंसान को मार दिया है और अब उसका नाम डेनमार्क के सबसे खूंखार गैंगस्टर्स की हिट लिस्ट में आ चुका है, तो उसका खून खौल उठा। गुस्से और निराशा से भरा वो बाथरूम में घुसा और सब कुछ तोड़फोड़ डाला। गुस्से से उसके हाथ कांप रहे थे। तभी ओटो ने उसे शांत करने की कोशिश की और असली राज खोला। असल में ट्रेन हादसा कोई गैंगवार नहीं था, वो तो बस एक दुखद एक्सीडेंट था और इसके पीछे था एक तुर्किश आदमी जो डेनमार्क के रेलवे स्टेशन पर काम करता था। कोई बड़ी साजिश नहीं थी, बस नियति का खेल था। लेकिन अब हालात हाथ से निकल चुके थे। अगली सुबह राइडर्स ऑफ जस्टिस के गुंडे सीधे सीरियस के घर जा पहुंचे। उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा और सच्चाई निकलवाई कि ओटो और ईमन कहाँ छिपे हुए हैं। सीरियस ने डर के मारे सब उगल दिया। उधर मार्कस के दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। उसे लगा कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो दौड़कर घर पहुंचा तो देखा कि राइडर्स ऑफ जस्टिस के गुंडे हमला कर चुके हैं। उसने तुरंत माथिल्दा को छुपाया और खुद बंदूक लेकर मोर्चा संभाल लिया। गोलियां चली, चीखें गूंजी और मार्कस ने एक एक करके कई हमलावरों को ढेर कर दिया। लेकिन तभी हालात बिगड़ गए। गैंग लीडर ने माथिल्दा को पकड़ लिया और बंदूक उसकी कनपटी पर रख दी। मार्कस टूट चुका था। उसने हथियार डाल दिए और कहा, मुझे मार दो लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। तभी अचानक ओटो और उसके बाकी साथी वहां आ धमके और गोलियों की बौछार कर दी। राइडर्स ऑफ जस्टिस के गुंडे वहीं ढेर हो गए और मार्कस ने मौके का फायदा उठाकर खुद को छुड़ाया। लड़ाई खत्म होते होते माथिल्दा घायल हो चुकी थी। उसकी बाह में गोली लगी थी। मार्कस उसे कसकर गले लगाता है, एम्बुलेंस आने का इंतजार करता है और रोते हुए उससे माफी मांगता है। लेकिन खुद भी खून से लथपथ जख्मी मार्कस धीरे धीरे बेहोश होकर गिर जाता है। अब क्रिसमस की रात दिखाते हैं कि मार्कस, माथिल्दा और ये अजीब सी टोली अब एक परिवार बन चुके हैं। सब साथ बैठकर खाना खाते हैं, हंसते हैं और उन खौफनाक दिनों को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं। और फिर कैमरा घूमता है उस बूढ़े आदमी की ओर जो फिल्म की शुरुआत में नीली साइकिल लेने निकला था।
उसने आखिरकार अपने पोते को वो साइकिल दे दी, लेकिन वही साइकिल कभी माथिल्डा की थी, वही साइकिल जिसने इस पूरी खून और आंसुओं से भरी कहानी की शुरुआत की थी। और इस तरह खत्म होती है राइडर्स ऑफ जस्टिस की एक ऐसी कहानी जो बदले के अंधे रास्ते पर चलकर हमें दिखाती है कि कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े हादसे किसी गैंग की चाल नहीं बल्कि बस एक बेरहम संयोग होते हैं। और यही मूवी का एंड हो जाता है।